नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल IAS एनालिसिस में। घटना चक्र की पूरी सीरीज़ यहाँ कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में बात करेंगे हम लोग पॉलिटी। इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसका नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। यहाँ पे आपको टोटल 60 के आसपास MCQ देखने के लिए मिल जाएंगे, जो UPSC के साथ साथ किसी न किसी स्टेट PCS में विगत कुछ सालों के अंतर्गत पूछा गया है। यहाँ पे मेरा कराने का जो तरीका है बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के साथ। यहाँ पे आपको रटाना नहीं बल्कि समझाते हुए आपको फैक्टों के माध्यम से, जो कि घटना चक्र में भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, वैसे बहुत सारा जो कंपाइलेशन है यहाँ पे एक साथ आपको इकट्ठा प्रोवाइड कराने का है, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाए, एग्ज़ाम में एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आ पाए। इसीलिए हमसे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में ना सिर्फ घटना चक्र बल्कि करेंट अफेयर के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम वगैरह, ठीक है, सब यहाँ पे चलते रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया हुआ था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। कमेंट आप लोग करते रहे। अब देखिए यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, देखिए जब भी संविधान सभा की बात आए तो प्रश्न को पढ़ने के दरमियान आप लोग ऑप्शन को देखने का ज़रूर प्रयास करें कि ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि संविधान सभा से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो बोली गई है समय समय पे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे मायने रखता ही रखता है। यहाँ पे अगर इसके मैं करेक्ट उत्तर की बात करूँ तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्वराज पार्टी ने 1934 में। अब यहाँ पे संविधान सभा के पूरा एक क्रिस्टल क्लियर जो पिक्चर है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान बनाए रखें। जैसे कि जब भी हम बात करते हैं संविधान सभा को लेके, संविधान सभा को लेके, तो ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, और उस विधेयक में संविधान सभा की झलक दिखाई देती है। हालांकि पूरी तरीके से वहाँ पे स्पष्ट नहीं था, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पे 1895 बाल गंगाधर तिलक को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। उसके बाद से अगर हम लोग सेकेंड नंबर की बात करें तो यहाँ पे गांधी के द्वारा जब 1922 में स्वराज की जब यहाँ पे बात रखी गई थी, तो स्वराज के माध्यम से यहाँ पे भी आपको संविधान सभा की झलक दिखाई देगी, संविधान सभा की झलक पूरी तरीके से दिखाई देगी। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करें 1924 स्वराज पार्टी को लेके, चूँकि स्वराज पार्टी की स्थापना देखिए 1923 में हो चुकी थी, और इसमें जो दो बड़े जो वरिष्ठ जो यहाँ पे नेता थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू हो गया, CR दास हो गया। माना जाता है कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1924 में यहाँ पे स्वराज की औपचारिक अवधारणा यहाँ पे प्रस्तुत की गई थी, औपचारिक अवधारणा। अब यहाँ पे 1928, जैसे कि इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, नेहरू रिपोर्ट, इसमें यहाँ पे संविधान के प्रारूप की बात की गई थी, संविधान के प्रारूप की यहाँ पे बात की गई थी। उसके बाद दो टाइम पीरियड है, एक है 1934 और दूसरा भी है यहाँ पे 1934। अब यहीं आपको ध्यान देना है कि 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा अपने आधे अधूरे सपने को, अर्थात जो 1924 में औपचारिक संविधान सभा की मांग रखी गई थी, 1934 में इसको जीवंत करने का प्रयास किया गया, जीवंत करने का यहाँ पे प्रयास किया गया, जो यही प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे 1934 में। 1934 में एक चीज़ और है यहाँ पे, MN रॉय के द्वारा भी यहाँ पे संविधान सभा के गठन का यहाँ पे, ठीक है, विचार रखा गया था। आगे चल के
यहाँ पे 1935 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु यहाँ पे आधिकारिक रूप से संविधान सभा की यहाँ पे मांग रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक पार्टी, एक भारत की सबसे जो बड़ी पार्टी अपनी मांग रख रही है, तो ये बातें तो अंग्रेज़ों तक जाना स्वाभाविक है, चूँकि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे शुरू हो गया, तो जैसे आपको पता भी होना चाहिए कि बिना भारतीयों की अनुमति के बिना ही वायसराय के द्वारा भारत को यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में यहाँ पे पूरी तरीके से उद्घोषणा यहाँ पे करने का प्रयास किया गया था। इसीलिए यहाँ पे भारतीयों को मनाने के लिए यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया। अगस्त प्रस्ताव जब यहाँ पे लाया गया यहाँ पे, तो अगस्त प्रस्ताव में भी आपको ध्यान रखना है कि सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के विचार को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन बार बार वही मामला था कि अभी तो नहीं हो सकता है, अभी हमारा सपोर्ट करो और जब सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे शुरू हो जाएगा तब जाके इस पे हम लोग विचार करेंगे। अगस्त प्रस्ताव भी यहाँ पे फेल हो गया। 1940 का। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे आएगा 1942 में क्रिप्स मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्स मिशन। अब भारतीय भी तैयार थे, क्योंकि नेगोशिएशन तो यहीं पे भी हो सकता था। ब्रिटिश लोग पूरी तरीके से दबाव में था, हिटलर यहाँ पे क्या कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार में सबको पता है। तो अब क्रिप्स मिशन को यहाँ पे समझना है। जब क्रिप्स मिशन आया तो यहाँ पे भी क्रिप्स मिशन ने सीधे सीधे यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, संविधान सभा का जो निर्माण होगा, एकदम ध्यान से सुनिए, संविधान सभा का जो यहाँ पे निर्माण होगा वो पूरी तरीके से निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होगा। निर्वाचित अर्थात यहाँ पे चुने गए सदस्यों के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? क्रिप्स मिशन इसीलिए फेल हो गया, इसने बोला ये किया जाएगा यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे किया जाएगा। इसी को पोस्ट डेटेड चेक भी यहाँ पे बोला गया। अर्थात जब सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे बीत जाएगा, अंग्रेज़ों की स्थिति जब उनके अनुकूल हो जाएगी, तो क्या पता वे हमारी मांगों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ऑलरेडी वो सब पहले प्रथम विश्व युद्ध में धोखा दे चुका था। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। आगे चल के जो कि भारत का जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ देखा जाए तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 1946 में जब यहाँ पे कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन जब भारत में आएगा तो कैबिनेट मिशन को सभी दलों द्वारा यहाँ पे स्वीकार किया गया। जो भी इसके सदस्य थे, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 नाम है, याद रखिएगा। एक तो है यहाँ पे लॉरेंस, इसका पूरा नाम है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और दूसरे नंबर पे यहाँ हो जाएगा यहाँ पे क्रिप्स, स्टैमफोर्ड यहाँ पे क्रिप्स है। और एक और नाम है, ठीक है, ए.बी. एलेक्जेंडर। ये भी नाम बार बार यहाँ पे पूछा जाता है, यहीं पे आप लोग देख लीजिए, आगे चल के कई सारे प्रश्न यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ए.बी. एलेक्जेंडर। तो इन लोगों के द्वारा यहाँ पे भारत के संविधान सभा के निर्माण की मांग को यहाँ पे मान लिया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कैबिनेट मिशन के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया, मना कर दिया गया कि उसके बेसिस पे, ठीक है, नहीं होगा। तो कुछ कुल मिला के ये सारी जो बातें हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी संविधान सभा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप प्रश्न को पढ़ने के दरमियान ऑप्शन को ज़रूर देखें। इन्हीं में से कोई न कोई आपको एक ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न को देखिए किस तरीके से यहाँ पे घुमाया है और आंसर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने 1936 में नहीं किया था, अब आपको पता लग गया है कांग्रेस पार्टी ने 1935 में किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया हुआ था? अब आपको पूरा रिकॉल करना है, पूरा का पूरा रिकॉल करना है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक से ही यहाँ पे पूरा आपको रिकॉल करने का प्रयास करना है। अब यहाँ पे एम.एन. रॉय है, बी.आर. अम्बेडकर है, एनी बेसेंट है, जवाहरलाल नेहरू है। अम्बेडकर यहाँ पे कट जाएगा पूरी तरीके से, एनी बेसेंट भी कट जाएगा। फंस रहा है मामला देखिए जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय में। तो जवाहरलाल नेहरू की जो यहाँ पे नेहरू जो रिपोर्ट थी, ये थी यहाँ पे संविधान के प्रारूप से रिलेटेड, संविधान के प्रारूप से रिलेटेड।
तो इसीलिए यहाँ पे जो पूछ रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, जो कि एम.एन. रॉय है यहाँ पे 1934 में इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसी तरीके से आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल वे में हर एक चीज़ को लगाने का प्रयास करना है, बिल्कुल आपका आंसर एकदम एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा, अभी मैंने बताया था निर्वाचित संविधान सभा की मांग को कब माना गया? अगस्त प्रस्ताव के बाद से। जब अगस्त प्रस्ताव जब फेल हो गया, जब आया कौन सा प्रस्ताव आया कि क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव जब आया 1942 में, तो क्रिप्स प्रस्ताव ने बोला कि जो संविधान सभा का जो यहाँ पे निर्माण होगा एक निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा, लेकिन कब होगा? सेकेंड वर्ल्ड वार के बीत जाने के बाद होगा। तो उसको अस्वीकार कर दिया गया। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में क्या था? अर्थात एक प्रतिनिधि को कितने लोग मिल के यहाँ पे चुन सकते थे? वर्तमान में जैसे एमपी को चुनते हैं लोग, एमएलए को चुनते हैं, उस समय जो रेशियो था यहाँ पे 1:10 यहाँ पे 10 का रेशियो था। अर्थात एक प्रतिनिधि को चुनने के लिए कितने लोग थे? यहाँ पे 10 लाख लोग थे, 10 लाख लोग थे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्माण हुआ है प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि उस समय जो वोटिंग राइट्स था बिल्कुल ही एक वयस्क मताधिकार नहीं था, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स नहीं था, बल्कि यहाँ पे सीमित लोगों को ही यहाँ पे मताधिकार था। सीमित लोगों के पास ही यहाँ पे मताधिकार था। तो इसीलिए यहाँ पे माना जाता है इसको अप्रत्यक्ष। कितने लोग मिलके चुनते थे? 10 लाख प्रति व्यक्ति का जो दायरा होता था, वहीं से कुछ सिलेक्टेड लोग मिल के यहाँ पे इनको चुनते थे, अपने एक प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र से। नेक्स्ट, अब इसमें आप लोग संविधान सभा के गठन को थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछा जाने का संभावना रहता है। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से, कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही यहाँ पे किया गया था। अब जो सीटों का जो यहाँ पे बंटवारा किया गया था, सीटों का बंटवारा जो किया गया था बिल्कुल ही यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात पे किया गया था। और जो चुनावी जो प्रक्रिया था ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया था, ये तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे चुना गया था, लेकिन इसमें दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, देखा जाए तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एक चीज़ और है यहाँ पे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे, यहाँ पे आधार पे किया गया था। संविधान सभा का गठन देखा जाए तो अंशतः, पूर्णतः नहीं है यहाँ पे, अंशतः यहाँ पे जो भी निर्वाचित कह सकते हैं, इसी को अप्रत्यक्ष भी बोला जाता है, एवं नामित सदस्यों के जो कि रियायतों के तरफ से जो देशी जो रियासत है वहाँ पे नामी सदस्यों के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एक तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष हो जाएगा और प्रत्यक्ष के साथ यहाँ पे जो नॉमिनेटेड जिसको बोला जाता है नामित, दोनों में अंतर है यहाँ पे, ठीक है। अप्रत्यक्ष यहाँ पे कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे निर्वाचित, और यहाँ पे नामित मतलब यहाँ पे लोग क्या हुआ है, नॉमिनेटेड होके भी यहाँ पे आया हुआ है। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ की विधायकों से यहाँ पे हुआ करता था। जैसे कि 1919 से लेकर अगर हम लोग 1935 तक की बात करें तो पूरा जो एरिया है यहाँ पे बटा हुआ था। महात्मा गांधी को ध्यान रखना है, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य क्या थे? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान में गांधी के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसमें 3 मेंबर था कैबिनेट मिशन में, जैसे कि नंबर 1 बात करें हम लोग यहाँ पे हो जाएगा पेंथिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स, इसके अलावा AB अलेक्जेंडर। विलियम वुड नहीं है, ध्यान रखिएगा, विलियम वुड यहाँ पे नहीं है, गलत हो जाएगा। कैबिनेट मिशन यहाँ पे 1946 में। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब यहाँ पे किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो एक चीज़ तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा? नहीं होगा। क्रिप्स योजना होगा? नहीं होगा, फेल हो गया। कैबिनेट मिशन, ये सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है 1946 के अंतर्गत, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकारें में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है, आपको समझना होगा। यहाँ पे देखिए 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, अब यहाँ पे चूंकि जो सरकार जो बनी हुई है, सरकार बनी हुई है यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से, इस सरकार के पास 2 काम है, ध्यान रखिएगा, इस सरकार के पास 2 काम है। पहला तो काम ये है कि इन लोगों को भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी जो योजनाएं होती है यहाँ पे सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए, उसको यहाँ पे सही तरीके से चेक एंड बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे ज़रूरी क्या था? यहाँ पे तो सरकार को भी चलाना, सरकार को चलाना। इसीलिए माना जाता है कि जो संविधान सभा के सदस्यों के पास दोहरी चुनौती थी, संविधान बनाने के साथ साथ यहाँ पे सरकार को भी यहाँ पे चलाना था। लेकिन अभी भारत आज़ाद जब नहीं हुआ है, भारत अगर आज़ाद नहीं हुआ है और बात जब सरकार की हो रही है, तो जो वरिष्ठतम जो कह सकते हैं कि जो पद होगा वो किसके पास होगा? अंग्रेज़ों के पास ही होगा। यही मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वायसराय था, इस वायसराय को आपको ध्यान में रख के चलना है। कार्यपालिका का यह पदेन अध्यक्ष होता था, कार्यपालिका का पदेन अध्यक्ष यहाँ पे हुआ करता था। और जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सरकार की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो अंतरिम सरकार के जो गठन किया गया, अंतरिम सरकार का गठन, ये भी आपको पता होना चाहिए, 24 अगस्त 1946 को यहाँ पे अंतरिम सरकार का घोषणा हुआ, इसका यहाँ पे गठन किया गया। और 2 सितंबर 1946 को यहाँ पे अंतरिम जो सरकार है यहाँ पे कार्यभार यहाँ पे संभालने लगी और इसमें वायसराय कार्यकारी पदेन का यहाँ पे अध्यक्ष था और कार्यकारी परिषद के उपसभापति के रूप में किसको चुना गया था? तो ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए प्रश्न को कैसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ रटते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा कि 1946 में अंग्रेज़ों की उपस्थिति अभी भी मौजूद है यहाँ पे। तो उस समय अगर देखा जाए अध्यक्ष कह लीजिए, ठीक है, या कार्यपालिका पदेन के अध्यक्ष कह लीजिए, वायसराय ही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। लेकिन उपाध्यक्ष किसको मिल गया यहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या फिर आप सभापति भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? चूंकि अब अंतरिम सरकार का जब गठन हो गया तो मंत्रिमंडल का देखिए विस्तार होगा कि नहीं होगा? उस समय हुआ भी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो वहीं अब पूछ रहा है यहाँ पे कि किसको मंत्रिमंडल यहाँ पे नहीं मिला। तो नंबर 1 है यहाँ पे सी राजा गोपालाचारी। इसके अलावा है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। इसके अलावा है यहाँ पे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अब खुद देखिए यहाँ पे अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का कह रहा है यहाँ पे कि सदस्य क्या था? नहीं था यहाँ पे। इसीलिए इस पर करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन ये सदस्य नहीं थे। राजगोपालाचारी को देखा जाए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री थे, शिक्षा मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। और बीपीएससी का फेवरेट सवाल जगजीवन राम यहाँ पे हो जाएंगे लेबर मंत्री, श्रम मंत्री के रूप में मौजूद थे। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो मंत्रालय का जो विस्तार हुआ था, किसको क्या क्या मिला हुआ था, उसको भी आपको देख के चलना होगा। नेक्स्ट,
वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या यहाँ पे समान होनी थी। हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। देखिए कथन है यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा यहाँ पे बच पाता, भारत का बंटवारा यहाँ पे बच जाता। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो स्टेटमेंट है वेवेल के अनुसार जो बोला जाता है कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। चूँकि 1857 के बाद से देखेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ तो अंग्रेजों को समझ में आ ही गया था कि डिवाइड एंड कन्क्वर, फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से ही भारत में लंबे समय तक शासन किया जा सकता है। तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे मुस्लिमों को पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया और यहाँ तक भी देख पा रहे हैं वेवेल योजना में भी ये था। अब एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ पे मौजूद थी। अब कांग्रेस क्या अपने समकक्ष मुस्लिम लीग को, खासकर सीटों के बंटवारा के लोग के यहाँ पे जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो क्या उसमें बराबरी का अधिकार दे सकती है? खुद आप सोच के देखिए, ये व्यवहारिक पूरी तरीके से था नहीं, लेकिन वेवेल ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया यहाँ पे कि होना चाहिए। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। देखिए ये वेवेल का विचार ये इसीलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि उस समय तक देखा जाए तो लगभग द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था, लगभग ख़त्म होने को था और पाकिस्तान की अवधारणा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी। हिंसक गतिविधियाँ भी यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो चुकी थी। तो वेवेल का यहाँ पे मानना था कि राजनीतिक गतिरोध पूरी तरीके से दूर करना, ना कि भारत के डिवीज़न को, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे बचाना। तो इसीलिए कारण जो है यहाँ पे कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो करेक्ट उत्तर आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण क्या है? सॉरी, कथन सही है लेकिन कारण क्या है यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है, कारण गलत है यहाँ पे, क्योंकि राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। अब इसको आप लोग, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए पूरे एक, ठीक है, घटनाक्रम के रूप में। अक्टूबर 1943 में देखा जाए, अक्टूबर 1943 में जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे चरम पे था, तो इसी समय लिनलिथगो के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, वायसराय पद से इस्तीफा दे दिया गया और इसके जगह पे यहाँ पे कौन आया यहाँ पे, तो वही था वेवेल। इसका पूरा नाम था आर्किबाल्ड वेवेल। अब यही आपको समझने का प्रयास करना है। अब उस समय जब वेवेल आया तो वेवेल पे प्रेशर बड़ी मात्रा में मौजूद था। जैसे नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध, एकदम समझते चलिए। सेकेंड वर्ल्ड वार, ब्रिटेन का हालत ख़राब था पूरी तरीके से हिटलर के नेतृत्व में। जिस तरीके से पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पे हिटलर ने अकेले ही चीज़ों को एकदम नेस्तनाबूद करने पे कोई कसर नहीं छोड़ा हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध। इसके अलावा देखा जाए तो रूस और अमेरिका का दबाव, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कारण था। और ऊपर से चूँकि 1942 से ही भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का दौर चला था, वो देखा जाए तो 1942 के बाद से रुका तो नहीं था, छिटफुट यहाँ पे हिंसाएं हो ही रही थी। तो एक और बड़ा जो कारण था अंग्रेज़ों के लिए जो समस्या पैदा कर रहा था, ठीक है, आंदोलन, भारतीय आंदोलन। अब ऐसे में वायसराय कौन आया है यहाँ पे, वेवेल आया है। तो वेवेल के सामने यहाँ पे कई सारी चुनौतियाँ मौजूद थी। अब यहाँ पे वेवेल आया, यहाँ पे इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, चूँकि अब जो संविधान को लेके, संविधान सभा के निर्माण को लेके, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके जो हिंदू और मुस्लिमों में पूरी तरीके से जो एक गतिरोध था, उसी गतिरोध को दूर करने के लिए वेवेल कहाँ चला गया, यहाँ पे लंदन चला गया और वहाँ जो भी संसद है, ब्रिटिश संसद से वहाँ पे काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त किया कर सकते हैं। लंदन गया है लगभग मई 1945 में। अब यही आपको समझना है कि जून में आएगा, ये जून 1945 में ये वापस आएगा और वेवेल योजना लाएगा, वेवेल प्रस्ताव जिसको बोला जाता है। वेवेल प्रस्ताव में साफ साफ इसने बोल दिया कि परिषद में जो हिंदू और मुस्लिमों की संख्या H=M, आप लोग समझ रहे हैं, हिंदू और मुस्लिमों की संख्या यहाँ पे क्या होगी, बराबर होगी। दूसरा इसने बात बोला कि देखो परिषद में, चूँकि अभी तो भारत आज़ाद नहीं हुआ है, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़ के, वायसराय और
कमांडर इन चीफ को छोड़ के, अर्थात ऊपर का जितना भी बड़ा पद है, एक विधायिका का पद है, इधर यहाँ पे किसका पद है, कार्यपालिका के कह सकते हैं, सेना, कमांडर इन चीफ को छोड़ के यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे कौन होंगे, लोग भारत के लोग हो गए, भारतीय होंगे। और तीसरी बात बोला गया वेबल के द्वारा कि जो विदेश जो विभाग है यहाँ पे, वैदेशिक जो नीति है, विदेश जो नीति है यहाँ पे भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, जैसे मन करे वे लोग चलाएं, भारतीयों को यहाँ पे सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा उसके द्वारा यह भी बोला गया कि जो भी यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भी समस्याएं हैं, इस समस्याओं को तो मेरे द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता है, हाँ, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म का नाम है शिमला समझौता। शिमला समझौता, मध्यस्थता हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिमला समझौता में हिंदू और मुस्लिम जो भी नेता लोग हैं यहाँ पे आपस में जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे एक दूसरे से, ठीक है, उसको कह सकते हैं कि रिजॉल्व आउट करने का प्रयास करें। तो शिमला समझौता में आपको ध्यान रखना है, इसमें नेहरू, इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाला यहाँ पर जिन्ना। कुल मिला के देखा जाए तो शिमला समझौता बुरी तरीके से क्या रहा, असफल रहा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने बार सीक्वेंस में पूछ लेता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अगस्त प्रस्ताव, अगस्त के बाद यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वेवेल के बाद हो जाएगा शिमला के बाद से तब देखेंगे यहाँ पे अंततः तो फिर यहाँ पे कैबिनेट मिशन, फिर माउंट बेटन योजना, बड़ा माइक्रो लेवल का हो जाता है, ठीक है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, ट्रिक वगैरह देखिए बहुत सही यहाँ पे नहीं होता है। ट्रिक वगैरह वनडे एग्जाम में कारगर होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कारगर नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे आप यूपीएससी और ठीक है स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों को आप लिख रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे किस बिंदु पे कहाँ पे एक, ठीक है, शब्द को जोड़ दे, घटा दे, टर्निंग पॉइंट, थोड़ा उसको कंसेप्चुअल बना दे, कहना कि मेरा एसेंस यही है। और वैसे में अगर आप रटाई प्रक्रिया से गुजरे रहेंगे तो फिर वो कोई काम का नहीं होता है। आपको इस तरीके से समय देना होगा, समझ के आपको स्टडी करना होगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। अब इतना आपको क्लियर हो गया। इसीलिए यहाँ पे वेबल प्रस्ताव जो यहाँ पे लाया गया 1945 में, इसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच जो गतिरोध है उस गतिरोध को ख़त्म कर दिया जाए, ना कि भारत को बंटवारे से बचाया जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यहाँ पे वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तब ये मैं देखिए कितने बार रिपीट करके मैंने बोला। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी। अब बहुदलीय निकाय का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां मौजूद है, बहुत सारे दल, जैसे कि देखा जाए तो इसमें कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पे साम्यवादी पार्टी भी मौजूद थी। इसके अलावा देखा जाए तो मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जिसके सदस्यों की संख्या अधिक थी, इनका वर्चस्व तो था ही, यहाँ पे हर जगह सीटों की संख्या इनकी अधिक थी, तो एक बहुदलीय निकाय थी, इसमें कहना कोई गलत नहीं है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से क्या किया, कार्य किया, ये भी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 3 और 4 यहाँ पे सही होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे एक उस समय हिंदू महासभा भी बन चुका था, हिंदू महासभा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हिंदू महासभा ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन में मार्क्सिस्टों ने, साम्यवादियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसी तरीके से संविधान सभा के निर्माण को लेकर देखा जाए तो हिंदू महासभा ने क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको बॉयकॉट ही किया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही गलत हमेशा ध्यान रखना है। गलती से क्या होता है कि एक माइंडसेट होता है ना, हमारे एग्जाम में होते हैं तो लगता है कि नहीं सही ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती से भी यहाँ पे सत्य है, असत्य है, चीज़ों को ध्यान में रख के चलना होगा आपको। यह वयस्क मताधिकार पर क्या थी, आधारित नहीं थी। क्या ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, गलत है। यह बहुदलीय संरचना क्या थी, नहीं थी। अब बहुदलीय संरचना क्या थी कि नहीं थी, आप खुद बताइए। यह कई समितियों के माध्यम से क्या थी, कार्यरत थी,
बिल्कुल थी यहाँ पे। बहुदलीय संरचना थी कि नहीं थी? अभी मैंने बताया आपको, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, तो बहुदलीय संरचना भी थी। इसीलिए सी गलत है, बी गलत है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, डी। तो यहाँ पे बनता है हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति सबसे क्या थी यहाँ पे? महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है। एकदम ध्यान से देखते चलिए, गलत कथन कौन सा है। इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे क्या थी? महत्वपूर्ण थी। चलिए आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, जो कि बिल्कुल क्या है? सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। किसके आधार पे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। क्या ये सही है? यूनिवर्सल जो हम लोग कर रहे हैं वयस्क मताधिकार, देखिए यहाँ पे इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार क्या था? यहाँ पे बिल्कुल सीमित था। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ सी में कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। क्या ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए यहाँ पे जो गलत हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। और यहाँ पे डी से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन डी से, कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के कौन सा? 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, जिसमें कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। मताधिकार सीमित था, इसीलिए उसको बोला जाता अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव प्रणाली के माध्यम से। नेक्स्ट, इसे देखने का प्रयास कीजिए। संविधान की कुछ मुख्य समितियां हम लोग देख लेते हैं एक जगह। संविधान की मुख्य समितियां, जैसे इसमें देखा जाए नंबर 1, इसी को बोला जाता है यहाँ पे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, और भी हो जाएगा राज्य समिति। राज्य समिति सबका लगभग देखेंगे, ठीक है। तो एक ही है यहाँ पे। इसके जो प्रमुख हुआ करते थे हेड, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नाम पूछा जाता है। सेकेंड पे देखिए आप लोग प्रक्रिया नियमन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, या फिर इसी को कह सकते हैं संचालन समिति, संचालन समिति। इसके प्रमुख कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 3 भी देखिए प्रांतीय संविधान समिति। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट भी करिए। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल, सरदार पटेल। चौथे नंबर पे हो जाएगा प्रारूप समिति, प्रारूप समिति अंबेडकर। अब यहीं से पूछ लिया, मैं ऑप्शन में यहाँ पे रुका भी था। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे क्या थी? महत्वपूर्ण थी। ऐसा नहीं कि ये गलत था। प्रारूप समिति देखा जाए तो बाकी सारे ही समितियों से क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन अब यहाँ पे ये भी कुछ न कुछ देखा जाए यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे लग रहा है कि उतना सही नहीं है, क्योंकि और भी समितियाँ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन सी तो क्लियर है ना यहाँ पे। तो इसीलिए जब होता है कि जब 2 स्टेटमेंट लगता है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गलत है, तो उसमें सबसे अधिक गलत को चुनना होता है। जब कहे सही, तो अगर 2-3 स्टेटमेंट सही है तो उसमें आपको अपने कॉमन सेंस से जो भी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको चुनना होता है कि सबसे ठोस जो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या होगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो प्रारूप समिति यहाँ पे कौन हो जाएगा? अंबेडकर हो जाएगा। इसके अलावा और भी समितियाँ जैसे मूल अधिकार हो गया, अल्पसंख्यक और जनजातियों से संबंधित पर देखा जाए तो भी यहाँ पे हो जाएगा सरदार पटेल, सरदार पटेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे माइनॉरिटी हो जाएगा, ठीक है, और ट्राइब हो गया,
या बहिष्कृत क्षेत्रों हेतु परामर्श जो समिति है। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे कि प्रारूप जो समिति था जो अंबेडकर के नेतृत्व में, इसका गठन बार बार पूछता है। देखिए इसका जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसमें टोटल जो मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे, 7 सदस्य इसमें यहाँ पे शामिल थे, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा क्या किया गया, चुना गया, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। माना जाता है कि लगभग 11 प्रांत थे उस समय, जैसे कि बिहार, बंगाल हो गया, उड़ीसा है, मध्य प्रांत है, सिंध है, पंजाब है, बम्बई है, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत है, ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग देखा जाए तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को यहाँ पे चुना जाता था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांत के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ करता था, किसके द्वारा, क्या सीधे जनता द्वारा था, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, गलत है। भारतीय राज्यों के शासक से नामांकन द्वारा, गलत है। प्रांतीय सभाओं द्वारा, ये बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो यहाँ पे हो जाएगा डी। संविधान सभा के चुने अस्थाई अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे, एक है अस्थाई और दूसरा है अस्थाई। अस्थाई अध्यक्ष की बात आती है तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि 9 दिसंबर 1946, ये डेट आपको ध्यान में रख के चलना होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक यहाँ पे हुई, और जब पहली बैठक हुई, देखिए अब उतने सारे लोग आ रहे हैं तो कोई न कोई यहाँ पे व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस समय देखा जाए तो आनन फानन में कह सकते हैं, ठीक है। उसमें एक फ्रेंच परंपरा है, फ्रेंच परंपरा में जैसे वरिष्ठ जो सबसे व्यक्ति है उसको यहाँ पे मान्यता दी जाती है। तो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे फ्रेंच परंपरा के अनुसार अस्थाई जो सदस्य चुना गया, अस्थाई सदस्य नहीं कहेंगे, अध्यक्ष जो चुना गया, इनका नाम पता होना चाहिए आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया। और बाद में चल के लगभग 11 दिसंबर के आसपास देखेंगे तो अस्थाई अध्यक्ष किसको चुन लिया गया, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। अब 2 नाम और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे नाम और इम्पोर्टेंट है, और वो है यहाँ पे उपाध्यक्ष से 2 उपाध्यक्ष यहाँ पे चुने गए थे, जिनका एक नाम तो बार बार पूछा है। पहला जो उपाध्यक्ष है यहाँ पे एच.सी. मुखर्जी, एकदम नाम ध्यान से देखते चलिए। और दूसरा नाम है यहाँ पे वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी का नाम याद रखेंगे, बहुत बार बार पूछा जाता है। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की हुई थी? अब देखिए यहाँ पे आ गया प्रथम बैठक, यहाँ पे हो जाएगा। कई बार पूछ देता कि संविधान सभा का उद्घाटन, तो प्रथम बैठक है, उद्घाटन है, जो अस्थाई सदस्य की तरफ इंडिकेट कर रहा है, अस्थाई की तरफ, जो कि करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन, देखिए अभी मैंने नाम लिया, आ गया, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब यहाँ पे बिल्कुल आसान प्रश्न हो जाएगा हमारे लिए। संविधान सभा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री आ गया यहाँ, पूरी एक जो होता है ना रूपरेखा, अब संविधान निर्मात्री सभा, अब इसमें निर्मात्री सभा में कौन आ जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग,
डॉक्टर राजेंद्र, क्या यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा का नाम दिया गया है? देखेंगे ऐसे प्रश्न जब पूछता है तो कोई एक ही नाम देता है यहाँ पे। तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहीं से भी सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 में, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे भी सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं दिया है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे नॉमिनेटेड जो मेंबर था यहाँ पे, ठीक है, वो करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यहाँ पे एक चीज़ ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो यहाँ पे अस्थाई सदस्य जो बने हुए थे, अस्थाई सदस्य बने थे, आपको ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है, बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको बनाया गया था? यहाँ पे प्रथम अस्थाई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम मनोनीत उपसभापति, प्रथम मनोनीत उप जो सभापति बनाया गया था, फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था। फ्रैंक एंथोनी को यहाँ पे बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही इनको मनोनीत किया गया था, फ्रैंक एंथोनी को। और मैंने बताया था एच.सी. मुखर्जी है, इसके अलावा एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णाचार्य, ये कैसे थे? अस्थाई उपाध्यक्ष थे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मनोनीत पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, मनोनीत पूछ रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, छोटी चीज़ें अगर आपको इस घटना चक्र के माध्यम से लगा के नहीं जान रहे तो एग्जाम में लगेगा हम तो पढ़े ही हैं। एच.सी. मुखर्जी को पढ़ के गए, वी.टी. कृष्णाचार्य को पढ़ के गए, लगेगा हाँ इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, या फिर एग्जाम में लगेगा कि प्रश्न ने क्या कर दिया, गलत बना दिया। लेकिन यही खासियत है घटना चक्र की। फ्रैंक एंथोनी, जो बहुत ही आपको इन्हें गिने जगहों पे इसका नाम देखने के लिए मिलेगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, बिल्कुल आसान सा सवाल है, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को ही यहाँ पे स्थापना की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? आसान है, 9 दिसंबर 1946। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। संविधान सभा का देखिए गठन कब हुआ था? अब यहाँ पे देखिए बहुत मतलब बेमेल कहते हैं ना, बेमेल जो ऑप्शन देना उस तरफ से दिया हुआ है। दिसंबर है 1946 और संविधान सभा का गठन पता है हमें 1946 में, बाकी तो सब दूर दूर है यहाँ पे। तो मारिए इसको, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया गया था? प्रथम अधिवेशन जो शुरू किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब की गई थी? अब वही है, पहली बैठक, पहली अधिवेशन कह सकते हैं, 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? अब इसके पीछे थोड़ा आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा नेहरू को। नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। ऐतिहासिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्ताव। और आखिर हम लोग इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आखिर क्यों इकट्ठा हुए हैं? तो उस प्रस्ताव के माध्यम से नेहरू ने, ठीक है, सबको यहाँ पे संबोधित किया था, सुनाया हुआ था, जिसमें देखा जाए तो संवैधानिक संरचना के जो मूल तत्व और दर्शन पूरी तरीके से उसमें निहित थे। अब उस प्रस्ताव को आगे चल के 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के द्वारा यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया। और वर्तमान में यही तो है ना भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल जिसको बोला जाता है, तो आप उसी का अंग मान सकते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है यहाँ पे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा जो पारित किया गया था, कब किया गया था? अब क्लियर हो गया, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यही है जनवरी 22, सॉरी है यहाँ पे 22 जनवरी 1947। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का
प्रस्ताव किसने दिया, किसने दिया था? वे दिया था यहाँ पे नेहरू के द्वारा। यहाँ पे नेहरू के द्वारा कब दिया गया था? यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कब किया गया था? 22 दिसंबर, सॉरी हाँ यही है, ठीक है, 22 दिसंबर नहीं है, ठीक है, 22 जनवरी है यहाँ पे, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अब यहाँ पे देखिए B.R. अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर C.D. देशमुख है। बहुत आसान सा प्रश्न है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर क्या था? असर था कि नहीं था? बिल्कुल एक मूल संरचना के रूप में उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने यहाँ पे आदेशित किया है। अब इसमें कोई देखिए अतिशयोक्ति नहीं है, भारत के लोगों ने आदेशित किया हुआ है, अर्थात देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जो 10-10 लाख लोगों की संख्या में एक सदस्य को जो चुना गया था, उनके सारे कहीं देखा जाए चुने गए जो नुमाइंदे थे यहाँ पे, सब यहाँ पे उस संसद पे बैठे हुए थे। तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल ये क्या है? गलत है। उस समय तो जब तक देखिए आज़ादी के पहले प्रत्यक्ष लगाया तो आप संभल जाइए, इसका मतलब गलत है। प्रत्यक्ष आज़ादी के बाद से यहाँ पे हो पाएगा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3। ऐसा ऑप्शन भी देख रहे हैं, ऐसा ऑप्शन भी बहुत ही यही तो था। देखिए यूपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है ये है एलिमिनेटिंग मेथड। तीनों को नहीं पढ़ते, आप चौथे को पढ़ लेते और देख लेते यहाँ पे किसमें चौथा क्या है, नहीं है। ऐसा देखेंगे तो चौथा यहाँ नहीं है, चौथा यहाँ है तो गलत है, यहाँ है तो गलत है, ऐसे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो पहले देखिए यूपीएससी में टाइम बचता था, लेकिन अब यूपीएससी बहुत डायनेमिक हो गया, खासकर ऑप्शन को लेके। ऑप्शन में जाके मामला इतना जटिल हो जा रहा है कि एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। यही है, आपको हर एक ऑप्शन पर काम करना पड़ेगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? देखिए कुल अधिवेशन यहाँ पे देखा जाए कुल तो 11 के अधिवेशन हुआ था, 11 अधिवेशन। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, 11 अधिवेशन देखा जाए तो समय जो लगा था पूरे भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह। ये बहुत बेसिक सवाल है, पूछा ही जाता है। 18 दिन लगा था इसको पूरा निर्माण करने में। और इसमें जो टोटल जब हम लोग अधिवेशन की बात करते हैं, यहीं से आपको समझ में आएगा। देखिए टोटल जो इसमें अधिवेशन हुआ है 11 अधिवेशन यहाँ पे हुआ है, 11 अधिवेशन हुआ है। और ये जो 11 अधिवेशन है देखा जाए तो 165 दिन तक चला हुआ। जैसे एक अधिवेशन हो गया, हो सकता है कि एक अधिवेशन यहाँ पे 1 वीक का रख दिया जाए, 1.5 वीक 2 वीक का रख दिया जाए, जो एक ही अधिवेशन यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, चल रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा चूँकि संविधान जब बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया तो 24 जनवरी 1950 को सारे जो सदस्य थे वे इकट्ठा हुए और उन लोगों ने हस्ताक्षर किया संविधान में। जो मूल प्रति है संविधान के मूल प्रति में उन लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो ऐसा माना गया है कि इसको भी शामिल कर लिया गया, 11 अधिवेशन, और इसको भी एक अधिवेशन के रूप में शामिल कर लिया गया है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे फिर क्या कर दिया गया है, आयोग के द्वारा 12 कर दिया गया है। अगर 11 हो तो आपको 11 ही लगाना है, इतना फिर मैं आपको बता देता हूँ। भारत की संविधान सभा की बैठक की सही तिथि को बताइए। सही तिथि क्या था जब यहाँ पे अंतिम बैठक, अब अंतिम बैठक आ गया यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को सारे लोग मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संविधान में हस्ताक्षर कर रहे हैं। यहाँ पे भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो देखिए बच्चे को पता है, इतना आसान सवाल बन गया है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको थोड़ा देर में रुकता हूँ, आप लोग कमेंट करिए जल्दी देखिए कितने लोगों का सही यहाँ पे हो पा रहा है।
संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा का सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 1 है यहाँ पे संविधान सभा के पहले जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है। यहाँ पे बताया था मैंने आपको, 2 थे लोग, एक थे एच.सी. मुखर्जी, एक थे वी.टी. कृष्णाचारी। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष में जो प्रायोरिटी दिया जाता है एच.सी. मुखर्जी को यहाँ पे दिया जाता है। ए का 4। वैसा अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है, एग्जाम में आपको जरूर स्मार्ट वर्क करना है। ए का जो 4 है देख पा रहे हैं यहाँ पे, बी ही में है, सिर्फ इतना से भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बिल्कुल रिजिड होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल ही ए का क्या है, 4 ही है यहाँ पे। बाकी और भी देख लेते हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी जो सदस्य थे के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका नाम था यहाँ पे वी.टी. कृष्णाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे मैचिंग कर लीजिए, ए का 4 हो गया, बी का देखिए बी का यहाँ पे 3 हो गया, सी का 1 हो गया, और डी का यहाँ पे 2 हो गया। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बहुत फेमस प्रश्न है। देखिए यही है सी, बी.एन. राव के द्वारा, जिनको बोला जाता है बेनेगल नरसिंह राव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। संविधान सभा का पहला जो प्रारूप इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें देखा जाए तो 13 यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा, 13 अनुसूची के साथ साथ इसमें टोटल जो आर्टिकल हुआ करता था 243, आर्टिकल की जो संख्या थी 243 पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी.एन. राव के द्वारा। देखिए प्रश्न कैसे रिपीट हो रहा है। संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचन का कब प्रारंभ हुआ था, तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया गया था। देखिए यूपीपीसीएस 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। तृतीय वाचन जो देखिए प्रारंभ जो किया गया था 17 नवंबर 1949 को, 17 नवंबर 1949 को किया गया था, और ये चला था लगभग 26 नवंबर 1949 तक चला हुआ था। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आयोग ने प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, स्टार। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब किया गया था। पूर्ण रूप से जो देखिए तैयार जो हो गया था, जिसको बोला गया, ठीक है, हम मतलब पूरी तरीके से क्या करते हैं, एडॉप्टेड करते हैं, अपनाते हैं। इम्प्लीमेंट करना तो फिर 26 ठीक है जनवरी को हो जाएगा, लेकिन जो एडॉप्टेड किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा वो था 26 नवंबर 1949 को एडॉप्टेड। और एक है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया, इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोनों में अंतर है, जल्दीबाजी में बहुत आसान सवाल है, जल्दीबाजी में गलत भी हो जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा ठीक है संविधान को अंगीकृत किया गया था, बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, देख पा रहे हैं 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, सॉरी वही प्रश्न है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया, क्यों लिया गया। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट, इसे समझने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन, कितने स्टूडेंट को लगता है कि लाहौर अधिवेशन बस हाँ हो गया, उनको लगता है कि बस ये देखिए इतना ही तक नहीं है। लाहौर अधिवेशन को समझिए, लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, इसीलिए ठीक है सुबह का दिन मैंने रात में मनाया गया था इसको, देखा जाए।
रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता जो किया गया था नेहरू के द्वारा किया गया था, नेहरू के द्वारा अध्यक्षता यहाँ पे किया गया था। और नेहरू ने इसी समय यहाँ पे पूर्ण स्वराज को जो समय भारत का झंडा था उस झंडे को लेकर रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग की हुई थी कि लेके रहेंगे हम पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज। अब इसी पूर्ण स्वराज की जो अवधारणा थी देखा जाए 1930 में बहुत ही तेज़ी से प्रबल हो चुकी थी, भारत के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे फैल रही थी। जगह जगह यहाँ पे जगह जगह इसको समर्थन मिल रहा था, जगह जगह इसको समर्थन मिल रहा था। और इसीलिए इस समर्थन की वजह से आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। तो लाहौर अधिवेशन देखिए 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। जन समर्थन मिलने की वजह से एक डेट फिक्स किया गया था 26 जनवरी 1930 को। और इसीलिए भारत के संविधान को जो कि बन के तैयार हो गया था नवंबर 1949 में, लेकिन एक ऐतिहासिक जो दिन था, एक ऐतिहासिक दिन के तहत उसको शामिल करने का प्रयास किया गया। अब नवंबर में जब हो गया है तो देखिए 2 महीना ही बचा हुआ है, आ गया जनवरी। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? देखिए संविधान जो दिवस मनाया जाता है जब एडॉप्टेड किया गया संविधान को 26 नवंबर को अंगीकृत कहते हैं ना, अंगीकृत यहाँ पे किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे जब एडॉप्टेड किया गया तो आपको मैं बता दूँ, जब एडॉप्टेड किया गया तो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस और भी प्रश्न बना सकता है कि इसके कौन कौन से प्रावधान यहाँ पे लागू हुआ था। चूँकि देखिए एडॉप्टेड होने के बाद से जो कुछ सिचुएशन उस समय इस तरीके के था यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी कुछ इसके प्रावधानों को लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पे इसके कुछ प्रावधानों को लागू किया गया था। जैसे कुछ आर्टिकल को यहाँ पे बार बार पूछा जाता है। जैसे आर्टिकल देखा जाए 6 से लेकर 9 तक, 6 से लेकर 9 तक, 6, 7, 8, 9 सब यहाँ पे लागू था। इसके अलावा यहाँ पे 60 देखा जाए, 60 के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा 324, जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ 6-7 आर्टिकल हैं, बाकी और भी हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाता है, बल्कि लिया जाएगा यहाँ पे कि और कौन क्या क्या चीज़ें लागू थी। जैसे कि नागरिकता उस समय एक्टिव हो चुका था। नागरिकता के साथ साथ यहाँ पे निर्वाचन है। प्रांतीय संसद था ये भी लागू हो चुका था। इसके अलावा यहाँ पे अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान ये सब यहाँ पे क्या हो चुका था, लागू हो चुका था। इसे भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। भारतीय संविधान को देखिए अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था 26 जनवरी, बार बार देखिए जनवरी नहीं होगा, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अधिनियम किसके द्वारा किया जाएगा? सिंपल सा बात है, 1949 है। देखिए भारत आज़ाद हो चुका है उस समय, तो क्या गवर्नर जनरल कुछ होगा यहाँ पे? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे संविधान सभा के द्वारा ही क्या किया गया था, इसको यहाँ पे अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर एकदम देखिए 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत एवं क्या था, अधिनियमित था यहाँ पे, ठीक है। दोनों शब्द, किसी एक शब्द को भी पूछा जा सकता है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है यहाँ पे। देखिए इसका करेक्ट उत्तर मैं अभी बताऊंगा। देखिए जो अम्बेडकर के जो हम लोग बात करते हैं, अम्बेडकर की यहाँ पे जब बात किया जाता है तो 1946 में जो कि जब कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया हुआ था, उसी समय यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव यहाँ पे हो रहा था। तो 1946 में जो अम्बेडकर जो चुन के आए हुए थे, ठीक है, पूर्वी भाग से चुन के आए थे, अर्थात कह सकते हैं पूर्वी बंगाल से ये चुन के यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन चूँकि पता है कि आपको 1947 में भारत का यहाँ पे बंटवारा हो गया,
जो पूर्वी जो बांग्लादेश था, ठीक है, पूर्वी जो बंगाल था वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया पूरी तरीके से। तो अब ये जो क्षेत्र था पूर्वी भाग किसके चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया। पाकिस्तान के पास चला गया तो ढेर सारे जो सदस्य हैं, ठीक है, देखा जाए तो थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। दोबारा यहाँ पे उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव यहाँ पे कराया गया, चूँकि इतने बड़े फेमस पर्सनालिटी को छोड़ा नहीं जा सकता था, ठीक है, लचीलता के तहत, ठीक है। उपचुनाव यहाँ पे किया गया, और उपचुनाव जब यहाँ पे किया गया तो देखेंगे ये फिर इनको जगह मिला, सीट जो मिला हुआ था एक कांग्रेसी लीडर ने, नेता ने अपने सीट का कह सकते हैं कि, ठीक है, रिक्तीकरण किया, अपने सदस्यता को यहाँ पे छोड़ दी। उनका नाम था M.R. जायकर। M.R. जायकर, इनका भी नाम पूछा जा सकता है। जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, वह बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो पूना का जो संसदीय क्षेत्र था, ठीक है, यही थे M.R. जायकर। पूना के संसदीय क्षेत्र को यहाँ पे खाली कर दिया, और फिर इस पूना से अंबेडकर को चुनाव जीतने का क्या मिला, मौका मिला। तब जाके गए संविधान सभा के सदस्य बने। तो बार बार पूछा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? जन्म और मृत्यु देखिए 1891 में, ये पता होना चाहिए। देखिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इतना फेमस पर्सनालिटी है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1891। और गांधी का जन्म कब हुआ? 1869। तो दोनों में देख लीजिए कितने साल का अंतर है, विचारधारा, सारा चीज़, ठीक है। 1891 में 14 अप्रैल 1891 में, और मृत्यु कब हुई? 1956 में, 6 दिसंबर 1956 को। और इसी दिन को यहाँ पे देखा जाए तो महापरिनिर्वाण दिवस भी यहाँ पे मनाया जाता है, क्योंकि अंतिम समय में अंबेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म को यहाँ पे अपना लिया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। देखिए बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। चूँकि पहला गोलमेज सम्मेलन में देखा जाए तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी फिर राजपुताना जहाज़ से पहुँचे, ब्रिटेन पहुँचे, इंग्लैंड पहुँचे, वो भी असफल रहा, कुछ उसमें कोई ठोस कंक्लूजन नहीं निकल पाया। फिर यहाँ पे 1932 में जब नवंबर के महीने में यहाँ पे होगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, लगभग देखा जाए नवंबर दिसंबर 1932 तृतीय गोलमेज जब यहाँ पे सम्मेलन होगा लंदन में, तो उसी समय 1935 का ठोस यहाँ पे जो योजना यहाँ पे तैयार कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और सांप्रदायिक पंचायत को भी आपको नहीं भूलना है, चूँकि यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू है, अंबेडकर है, इन लोगों के द्वारा तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का उपबंध किया गया। बिल्कुल किया गया। 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन को बंद किया गया। इसी को बोला जाता है यहाँ पे अखंड भारत का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन देशी रियासतों ने इस पे पार्टिसिपेट क्या किया, नहीं किया, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से हो नहीं पाया, लेकिन ये हुआ था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि नहीं करता है? भावी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करता है, और ज़रूरत पड़ने पे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज भी बनाया गया है, संशोधन भी किया जा सकता है। इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। देखिए गृहीत संविधान का मतलब होता है कि विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं उसका विचार ग्रहण किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तथ्य और विचार कह सकते हैं कि कॉपी भले ही अन्य देशों से किया गया, लेकिन कॉपी करने का तरीका है ना, जैसे कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है। अब उस कॉन्सेप्ट को आप अपने वे में, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपने कर्तव्यों के अनुसार उसको आप अपने ढंग से लिखने का प्रयास कीजिए। तो इसीलिए भारत के संविधान में
एक आरोप लगता है कि यह उधार का थैला है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफेंड करना होता है। खैर मेंस का सवाल है, वहाँ हम लोग देखेंगे। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन अलग अलग देशों से लिया जा रहा है, इसीलिए भारत का जो संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। नहीं लग रहा है कि कितना बायस्ड कर सकते हैं कि स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष करने की यहाँ पे स्थगित करने की बात की थी। देखिए भारत जब यहाँ पे 1947 में आज़ाद हुआ तो चूंकि अब देखिए पहला चुनाव यहाँ पे शुरू हो गया। पहला जब चुनाव शुरू हुआ तो उसमें ये बात रखी गई थी, किसके द्वारा, मौलाना आज़ाद के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मौलाना आज़ाद के द्वारा रखी गई थी कि अभी वयस्क मताधिकार भारतीयों को देना सही नहीं है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि हमें किस प्रतिनिधि को चुनना है, किसको चुनना है। तो ये बात उठाया गया था कि 15 वर्ष के लिए क्या किया जाए, इसको स्थगन कर दिया जाए, और इसका पुरजोर तरीके से यहाँ पे समर्थन भी किया गया था नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। अब ये कौन देगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे महात्मा गांधी कि भाई अब भंग कर दो, फिर से नए सिरे से लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उस सपोर्ट को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाए। वही तो होता है ना लोकतंत्र, लोगों के द्वारा जिस पार्टी को सपोर्ट दिया जा रहा है, अर्थात ये जो इसको जो शुरू से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहे, क्योंकि अभी तो इसके साथ सिंपैथी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब भारत चूँकि पूरी तरीके से आज़ाद हो गया, उस आज़ादी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भूमिका है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जब लोग चुनेंगे तो क्या करेंगे कि चलो भाई इन लोगों ने अब आज़ाद कराया इसीलिए हम इनको दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए, फिर से पुनः बनाओ इसको। तो एक दिया था यहाँ पे गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जान फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, राष्ट्रहित ही सर्वोपरि। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी। ये जो स्टेटमेंट दिया गया भूल के भी आपको अंबेडकर नहीं लगाना है, भूल के भी नहीं लगाना है, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाते समय यही स्पीच यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था कि भारतीय संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, अगर उस मशीन को ठीक है सही तरीके से फंक्शन कराया जाए तो आउटपुट ही अच्छा देगा, क्यों नहीं देगा। तो कहने का एसेंस यहाँ पे यही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये। नहीं तो ऐसे में लगेगा नहीं ये बातें अम्बेडकर ही बोल सकते हैं। तो इसीलिए घटना चक्र में बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने बोला हुआ है, देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आइवर जेनिंग्स के द्वारा यहाँ पे बोला गया है। अल्पसंख्यक के हितों को लेके यहाँ पे बोला गया है कि बिल्कुल ही उनके हितों को यहाँ पे शून्य कर दिया गया है। कांग्रेस पे आरोप भी लगता है कि देखिए संविधान सभा के जो भी सदस्य थे देखा जाए तो बड़े मात्रा में कांग्रेस के यहाँ पे लोग थे, और कांग्रेस ने जो कि एक कह सकते हैं कि अमीरों की पार्टी, वेल एजुकेटेड लोगों की पार्टी, जो शुरू से ही ये चीज़ जो इंजाम लगता रहा है, ठीक है, तो ये लोग क्रिटिसाइज करता है। विदेशी लोग हैं यहाँ पे, लोग करेगा ही करेगा। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, भारत था। देखिए इसको पद्म श्री पुरस्कार मिला होगा, मैं हिट कर दे रहा हूँ आपको, पद्म श्री पुरस्कार इसको यहाँ पे दिया गया था, जिसका नाम है यहाँ पे ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा ही यहाँ पे बोला गया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेटमेंट वर्णित है, भारतीय संविधान में ये कह सकते हैं कि वर्णित भी है ग्रेनविले ऑस्टिन का वक्तव्य।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। कुल देखिए, जो महिला जो सदस्य थी 15 सदस्य थी। उन 15 सदस्यों का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख आप लोग सुनते चलिए, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, वेल एजुकेटेड। राजकुमारी अमृत कौर है यहाँ पे। हंसा मेहता, हंसा मेहता हो जाएगा। उसी तरीके से बेगम एजाज रसूल, एजाज रसूल। 5वें नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ 5, इधर भी सुचेता कृपलानी के साथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वेलुथा पूनम, वेलाथुधान बोलते हैं उनको, वेलाथुधान करके है यहाँ पे, ठीक है। दक्षिण से है ये, दक्षिण भारत से हैं। इसके अलावा हो जाएगा रेणुका राय, रेणुका राय। पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। एनी मस्करीन, एनी मस्करीन कितना हो गया? 9 हो गया। और एनी मस्करीन के साथ देखा जाए तो कमला चौधरी, कमला चौधरी। इधर भी 5 और मेंशन कर देता हूँ, कमला चौधरी। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, लीला राय, लीला राय, लीला राय, ठीक है। इसके अलावा जाएगा मातम, ठीक है, चौधरी। मातम नहीं है, मालती चौधरी है यहाँ पे, नाम कुछ मुझे भी, मालती चौधरी, मालती चौधरी। सरोजनी नायडू, देखिए नाम नहीं भूला जा सकता है, सरोजनी नायडू। इसके अलावा हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा, ठीक है, स्वामीनाथन, अमृत स्वामीनाथन, अमृत स्वामीनाथन। तो नाम मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। कोई भरोसा नहीं है कि इसमें दे दे कि कौन भारतीय संविधान सभा के महिला सदस्य थी, कौन नहीं थी। तो 15 नाम आपको एक बार रीडिंग कर लेना है ताकि आपको याद रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अप्रोक्स हम लोगों ने 57 सवाल आज कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से हम लोग समय ले के बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए इसी तरीके से जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे लंबे समय तक, या खासकर जो एग्ज़ाम तक आप उसको 100% एक्यूरेसी के साथ सही नहीं करके जाएंगे। कन्फ्यूजन की समस्या इसी प्रोसेस के दौरान ही दूर होती है। तो मेरे साथ बने रहिए पूरी तरीके से और कंटिन्यू रूप से सारे सीरीज को आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। समय लगेगा लेकिन क्लास ही में वो सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।